नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले उन छात्रों के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है जो अध्यापक बनना चाहते हैं, जिनमें अध्यापक बनने का जुनून है। तो रीट भर्ती परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में भी हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है वाक्य, जिसमें एक या दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा पटवार भर्ती परीक्षा, ग्राम सेवक और अन्य पीटीटी, एसटीसी आदि परीक्षाओं में भी वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में रीट भर्ती से संबंधित ही एक टॉपिक पदबंध से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। यानी एक प्रश्नोत्तरी के रूप में हमने पदबंध के भी कुछ प्रश्न संग्रहित किए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि अब करंट अफेयर्स के साथ साथ हिंदी अथवा संस्कृत से संबंधित भी एक आध वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले वाक्य परिभाषा के साथ। परिभाषा है सार्थक पदों का वह समूह है जिसमें योग्यता, आकांक्षा, सनिधि, अन्विति आदि सभी गुण विद्यमान हो, वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य का मतलब केवल सार्थक पदों का समूह नहीं है, अपितु उसमें अर्थ की योग्यता, अर्थ की आकांक्षा, सन्निधि और अन्विति आदि गुणों का विद्यमान होना आवश्यक है। ये क्या होते हैं, इसको हम कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो। इस वाक्य को हम एक पूर्ण वाक्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये अभी भी हमें अर्थ देने में सक्षम नहीं है। सार्थक पद तो हैं इसमें, लेकिन ये अर्थ देने में सक्षम नहीं है। रोको मत जाने दो का कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। इसका कारण है हमने इसमें अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये होना चाहिए था रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो। दो अर्थ निकल सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में एक भी अर्थ नहीं है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि इसमें सन्निधि की कमी है। यदि हम विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां सन्निधि की कमी होती है, अर्थात इस वाक्य में सन्निधि नहीं होने के कारण ये पूर्ण वाक्य नहीं है। दूसरा है आजकल किसान विद्युत से सिंचाई करते हैं। ये भी पूर्ण वाक्य नहीं है। यदि अपन शुद्ध अशुद्धता की बात करें तो ये अपने आप में एक अशुद्ध वाक्य बन जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसमें अशुद्धि का कारण क्या है, तो इसमें अशुद्धि का कारण है योग्यता, क्योंकि विद्युत में सिंचाई करने की योग्यता नहीं होती। सिंचाई करने की योग्यता केवल जल में होती है। वाक्य होता कि आजकल किसान जल से सिंचाई करते हैं या किसान जल से सिंचाई करते हैं, तो वाक्य शुद्ध होता। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाक्य में योग्यता की कमी है। आपके स्वजन आए हैं, इन्हें चाय पिलाओ। इसमें आकांक्षा की कमी है। क्यों है आकांक्षा की कमी? क्योंकि स्वजन का अर्थ कुत्ता होता है, और इसी में अपन यदि हम दंतेशय का प्रयोग करके स्वजन का प्रयोग करते, यानी तीसरा से लिख करके हम स्वजन लिखते, तो इसका अर्थ होता मेहमान। और कुत्तों को चाय नहीं पिलाई जाती बल्कि मेहमानों को पिलाई जाती, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होता स्वजन आए हैं, इन्हें चाय पिलाओ। अतः अपने कह सकते हैं कि इसमें आकांक्षा की कमी थी। बच्चे खेल रहे थी, इसमें इसको भी अपने वाक्य नहीं कह सकते, और वाक्य नहीं कहने का कारण है कि इसमें हमें बहुवचन का प्रयोग क्रियापद में करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया और स्त्रीलिंग आया है। अब हम ये कहेंगे कि त्रुटि का तो पता है कि लिंग का परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन किस वर्ग में आएगा? तो उसे कहते हैं अन्विति संबंधित त्रुटि। यानी लिंग, वचन, कारक आदि से संबंधित त्रुटियां किसी वाक्य में हो तो उसे अन्विति संबंधित त्रुटि कहा जाता है। अध्यापक अध्यापन करा रहे थे, ये पूर्ण वाक्य है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो हम अपनी परिभाषा थी सार्थक पदों का वह समूह है जिसमें
योग्यता, आकांक्षा, अन्विति आदि सभी तत्व मौजूद हों, वाक्य कहलाता है। अब अपन आगे बात करते हैं। रचना के आधार पर या कर्ता व क्रिया के प्रयोग के आधार पर वाक्य के दो भाग या हिस्से होते हैं। एक भाग का नाम है उद्देश्य और दूसरे भाग का नाम होता है विधेय। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य क्या होता है। तो कर्ता व कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है, जबकि क्रिया व क्रिया के विस्तार को विधेय कहा जाता है। उद्देश्य की यदि अपन पुनः चर्चा करें तो कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त विशेषण, सर्वनाम एवं कर्ता कारक से जुड़ा हुआ ही संबंध कारक सदैव उद्देश्य कहलाएगा, जबकि क्रिया से संबंधित क्रिया विशेषण, इसके अलावा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक जिन जिन पदों में होता है वे सभी विधेय कहलाते हैं। पुनः बात करें तो कर्ता व कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है। जैसे वह बालक पढ़ना चाहता है, कर्ता है बालक और इसके लिए तो बालक यहां का कर्ता है और वह उसके लिए प्रयुक्त विशेषण है, जबकि पढ़ना चाहना यहां पर क्रिया है, तो वह बालक जो रेखांकित पद दिख रहा है उद्देश्य है। राम ने रावण को बाण से मारा, कर्ता राम है अतः उद्देश्य है, मारना क्रिया है, बाण में करण कारक है, रावण में कर्म कारक है, अतः राम ने उद्देश्य है। वह नौकरी करने हेतु शहर गया था, कर्ता है वह, अतः उद्देश्य हुआ वह। तेज दौड़ता हुआ घोड़ा गड्ढे में गिर गया, तो घोड़ा यहां का उद्देश्य है, जबकि तेज दौड़ता हुआ उसका विशेषण, अतः तेज दौड़ता हुआ घोड़ा उद्देश्य कहलाएगा। अच्छे दिखने वाले बालक को उसने फल दिया। अब अच्छा दिखने वाला बालक यहां का कर्म कारक है और उसने अर्थात कर्ता कारक है, तो उसने यहां का उद्देश्य है। ये आवश्यक नहीं कि उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में होता है और विधेय अंत में होता है। हमने ज्यादातर यही किया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा उद्देश्य का प्रयोग वाक्य के बीच में भी हो सकता है और कुछ तो ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं जहां उद्देश्य न भी हो, जैसे उठो, जागो और आगे बढ़ो। यहां सिर्फ विधेय का प्रयोग है, कहीं पर भी उद्देश्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब अपन विधेय की चर्चा करें। सबसे पहले उसी की वापस बात कर लेते हैं कि इसमें कर्ता कारक, उसके लिए प्रयुक्त विशेषण और सर्वनाम को गिना जाता है, अर्थात जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। ये हम इसी की बात कर रहे थे। अब विधेय पे आइए। तो क्रिया व क्रिया के विस्तार को विधेय कहा जाता है। जैसे अपन बात करें वह बालक पढ़ना चाहता है, तो वह बालक हो गया इसका उद्देश्य। अब जो बचेगा उद्देश्य के अलावा वो संपूर्ण विधेय बचेगा। तो पढ़ना चाहता है क्रियापद है, अतः पूरा विधेय है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण को बाण से मारा, जो रेखांकित पद दिखाई दे रहा है वो विधेय है। तो केवल क्रिया ही विधेय नहीं होता है, बल्कि कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये सब भी विधेय में आएंगे और क्रिया विशेषण भी विधेय में होगा। वह नौकरी करने हेतु शहर गया था, तो कर्ता हो गया वह, इसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही। अब जो भी बताई जा रही है वो क्रिया के साथ बताया जा रहा है कि नौकरी करने हेतु शहर गया था, तो ये सब क्या है, वो विधेय। तेज दौड़ता हुआ घोड़ा गड्ढे में गिर गया, तो तेज दौड़ता हुआ घोड़ा उद्देश्य है, गड्ढे में गिर गया विधेय है। अच्छे दिखने वाले बालक को उसने फल दिया, तो अच्छा दिखने वाला बालक और फल दिया, ये भाग विधेय है। और उसने जो बीच में शब्द लिखा हुआ है वो उद्देश्य है, क्योंकि वो करता है, तो कर्ता कारक उद्देश्य होता है और बाकी जो बच जाएगा वो सब विधेय कहलाएगा। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं जो उद्देश्य विधेय से संबंधित हैं। उठो, जागो और आगे बढ़ो में उद्देश्य पद कौन सा है? उठो है, जागो है या आगे बढ़ो है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका अभी अभी मैंने वार्ता की थी, सही उत्तर होगा नंबर 4, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि
कर्ता और कर्ता से संबंधित पद ही उद्देश्य होता है। दूसरा वाक्य देखें तो पढ़ते हुए बालक को अध्यापक ने पुकारा, वाक्य का विधेय क्या है? पढ़ते हुए बालक को अध्यापक ने पुकारा या पढ़ते हुए बालक को पुकारा? इसका सही उत्तर है नंबर 4, पढ़ते हुए बालक को पुकारा, क्योंकि अध्यापक ने उद्देश्य है और उद्देश्य को छोड़ के जो शेष बचता है वो सबका सब विधेय है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, पढ़ते हुए बालक को पुकारा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, वाक्य का उद्देश्य क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया या निम्न में से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, निम्न में से कोई भी नहीं, क्योंकि कर्ता का इसमें वर्णन ही नहीं है और जब कर्ता का वर्णन नहीं हो तो वहां उद्देश्य नहीं होता है। जब वहां कर्ता का वर्णन नहीं हो तो उसमें उद्देश्य नहीं होता है, अतः इस वाक्य में कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसके बाद अब अपन चर्चा करेंगे वाक्य की प्रकार की। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले चर्चा करते हैं साधारण वाक्य की। तो साधारण वाक्य है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है, साधारण वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में एक कर्ता व एक ही क्रियापद होता है उसे साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को लंका में बाण से मारा। चाहे वाक्य कितना भी बड़ा है लेकिन क्रियापद यदि एक है तो वह 100% साधारण वाक्य है। कुछ लोग उद्यान में टहलते रहते हैं, एक ही क्रियापद है, अतः साधारण वाक्य है। इसके बाद चर्चा करेंगे अपन मिश्र वाक्य की। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य व अनेक विधेय हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। इस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य निर्भर करता है। इस वाक्य को हम चाहें पुनः 2 भागों में विभाजित करना तो नहीं कर सकते, यानी पुनः इसके 2 सामान्य भाग नहीं किए जा सकते। वाक्यों को जोड़ते समय अतः, इसलिए, अतएव जैसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहला मुख्य उपवाक्य है, दूसरा आश्रित है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस यदि 2 टुकड़े करने चाहें तो हम इसके 2 संभवतया टुकड़े नहीं कर सकते। जो करेगा सो भरेगा। पहले पर दूसरा वाक्य आश्रित है। बच्चा बीमार था अतः विद्यालय नहीं आ पाया, पहले पर दूसरा वाक्य आश्रित है। तो इस प्रकार का कोई भी वाक्य जिसमें 2 वाक्य आपस में इस तरह से जोड़े जाएं कि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो जाए, आश्रित हो जाए, तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। उसके बाद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में अनेक स्वतंत्र उपवाक्य हों, संयुक्त वाक्य कहलाता है। यदि अपन बात करें तो इस वाक्य में जितने उद्देश्य होते हैं उतने ही विधेय भी होते हैं। इस वाक्य में साधारण वाक्यों को जोड़ते समय और, तथा, लेकिन, अगर, मगर आदि योजक पदों का प्रयोग किया जाता है और हम चाहें तो पुनः इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं, 2 भागों में बहुत आसानी से विभक्त कर सकते हैं। जैसे राम उठा, उसने खाना खाया तथा सो गया। 3 वाक्य आपस में जोड़े गए हैं और तीनों वस्तुतः स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, अतः स्वतंत्र वाक्य है। वह विद्यालय जा रहा था लेकिन उसके पिताजी ने मना कर दिया। 2 वाक्य जोड़े गए हैं, तो लेकिन, अगर, मगर, किंतु, परंतु आदि से जोड़ा जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उठो, जागो और आगे बढ़ो। 3 वाक्य हैं, आपस में जोड़े गए हैं। यदि इनमें विकल्प संयुक्त दिए जाएं
जैसे वह विद्यालय जा रहा था लेकिन उसके पिताजी ने मना कर दिया, तो ये सिर्फ संयुक्त वाक्य है। लेकिन उठो, जागो और आगे बढ़ो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि 2 बार इसको आपस में जोड़ा गया है, अतः अपन इस वाक्य को संयुक्त वाक्य भी कह सकते हैं। इसी तरह से राम उठा, उसने खाना खाया तथा सो गया, 2 बार जोड़ा गया है तो संयुक्त। इसके बाद है एक प्रश्नावली जो आपके लिए विशेष तौर पर पदबंध के लिए बनाई गई है, क्योंकि पदबंध के प्रश्न विशेषकर रीट भर्ती परीक्षा में आते हैं। तो कुछ 10 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी है जिसको अपन करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा लाए। रेखांकित पद आपको किसी भी वाक्य में हमेशा मिलेगा, तो आपको रेखांकित पद को देखकर बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध, क्योंकि पदबंध देखने का तरीका होता है शीर्ष पद खोजें। वस्तुतः पदबंध पहले वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यदि अब तक आपने इसे नहीं देखा है तो आप एक बार पहले पढ़ लें, उसके बाद उत्तर देखें। तो यहां पर मजदूर शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, और यदि शीर्ष पद संज्ञा हो तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 संज्ञा पदबंध। दूसरा है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। रेखांकित पद दिया हुआ है लंका के राजा रावण, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है रावण, और अभी मैंने बात की थी शीर्ष पद यदि संज्ञा है तो उसे संज्ञा पदबंध कहेंगे, अतः इसका उत्तर भी होगा नंबर 1 संज्ञा पदबंध। तीसरा प्रश्न है, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। रेखांकित पद और रेखांकित है बरगद और पीपल की घनी छांव से, आपको बताना है कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। तो छांव अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा होती है और संज्ञा है, अतः सीधा सीधा उत्तर है संज्ञा पदबंध है। चौथा प्रश्न है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला व आज्ञाकारी है। रेखांकित पदांश दिया है अत्यंत सुंदर, फुर्तीला व आज्ञाकारी, तो कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। तो देखिए सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी तीनों ही विशेषण पद हैं, और जब तीनों ही विशेषण पद हैं तो हम इसमें कहेंगे विशेषण पदबंध का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है, लंका में रहने वाले रावण ने सीता माता का अपहरण किया। तो रेखांकित पद है लंका में रहने वाले रावण ने, इसको देख के बताना है कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो रावण शीर्ष पद है, और रावण शीर्ष पद है तो इसका मतलब हुआ संज्ञा, क्योंकि रावण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञा पदबंध। अगला है, जोर जोर से रोता हुआ कोई मां के पास गया। रेखांकित पद है जोर जोर से रोता हुआ कोई, कौन सा पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर हुआ 2 नंबर विकल्प सर्वनाम, क्योंकि कोई शब्द यहां पर सर्वनाम है, और जब शीर्ष पद सर्वनाम हो तो वहां होगा सर्वनाम पदबंध। 7वां प्रश्न है, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। रेखांकित पदांश में पदबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर होगा कोई भी नहीं, क्योंकि पदबंध का मतलब है अनेक पदों का बंधन होना, अनेक पद आपस में एक साथ जुड़े रहना, और यहां एक ही पद है फूल, क्योंकि पर यहां पे परसर्ग है और फूल के साथ अन्य कोई पद नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं यहां किसी भी प्रकार के कोई पदबंध का प्रयोग नहीं किया गया है। खेलने वाला वह कमजोर बालक कहां गया।
शीर्ष पद है बालक। बालक होता है जातिवाचक संज्ञा, अतः यहां उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न है, दीन दुखियों की सेवा करने वाले आप कौन हैं? रेखांकित पद में पदबंध है तो आप शीर्ष पद पहचानिए, शीर्ष पद हुआ आप, और आप सर्वनाम होता है, अतः अपन कहेंगे 2 नंबर विकल्प सही है, सर्वनाम पदबंध। अंतिम प्रश्न है, शेर की तरह दहाड़ने वाला वह क्यों कांप रहा है? रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, इसका उत्तर आप ढूंढेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः किसी अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।